नमस्कार। आज हम शिक्षा पर एक कह सकते हैं बहुत ही अनूठे और दूर की सोचने वाले नजरिए पर बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास स्रोत है प्राउड की शिक्षा नीति और सिद्धांत, और हम कोशिश करेंगे कि इसके जो सबसे अहम और शायद कुछ चौंकाने वाले विचार हैं उन्हें आपके सामने रखें। बिल्कुल। और ये सिर्फ मतलब किताबी बातें नहीं हैं। हाँ, ये एक ऐसी दृष्टि है जो शिक्षा को डिग्री या जानकारी से कहीं आगे देखती है। ये व्यक्ति के पूरे विकास की बात करती है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक भी। और लक्ष्य है मुक्ति। हाँ, मुक्ति। हाँ। हर तरह की सीमाओं से, संकीर्ण सोच से। इसमें ना भविष्य की शिक्षा का एक बहुत आशावादी और प्रैक्टिकल ढांचा छुपा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ही सवाल जो बहुत बुनियादी है कि भाई शिक्षा नीति बनाएगा कौन, किसका हक है ये। हाँ। प्राउड का नजरिया यहाँ जैसा मैंने कहा काफी साफ है और शायद आज के हिसाब से देखें तो क्रांतिकारी भी लगे। स्रोत कहता है कि ये जिम्मेदारी शिक्षकों की होनी चाहिए, नेताओं की नहीं। और देखिए इसके पीछे का तर्क भी समझिए, बहुत मजबूत है। क्या? सोचिए, शिक्षा की जरूरतें क्या हैं? बच्चों को कैसे सिखाना है, क्या सिखाना है, ये कौन बेहतर समझेगा? जाहिर है शिक्षक। शिक्षा की ना राजनीतिक व्यक्ति जो हैं उनके तो अपने हित हो सकते हैं, अपनी विचारधारा हो सकती है। हाँ, और वो फिर शिक्षा के असली मकसद से भटका सकती है। बिल्कुल। अगर सोचिए हर चुनाव के बाद पाठ्यक्रम बदलने लगे तो फिर पढ़ाई की गहराई कहाँ रहेगी? ये बात तो यहीं खत्म नहीं होती। स्रोत तो ये भी कहता है कि रेडियो और टेलीविजन जैसे जो मास मीडिया है, जी हाँ। जो लोगों की सोच बनाने में, उन्हें शिक्षित करने में इतनी बड़ी भूमिका निभाते हैं, उनका नियंत्रण भी शिक्षाविदों के पास ही होना चाहिए। हाँ, ये बहुत अहम बात है। क्यों? ताकि उनका इस्तेमाल किसी एक पार्टी या विचारधारा के प्रचार के लिए ना हो। मतलब एजेंडा ना चलाया जा सके। सही। जानकारी निष्पक्ष रहे, ज्ञान बढ़ाने वाली हो। हाँ, ये हो सकता है कि सरकार या समाज बताए कि भाई हमें भविष्य में इन स्किल्स की जरूरत होगी या इन मूल्यों पर जोर देना है। ये इनपुट वो शिक्षकों को दे सकते हैं। अच्छा। लेकिन आखिरी फैसला कि क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, वो शिक्षकों की विशेषज्ञता पर ही छोड़ना चाहिए। इसी को कहेंगे सच्ची शैक्षिक स्वायत्तता। जी। और इसी से शिक्षा में नयापन आएगा, क्वालिटी आएगी। ठीक है, तो शिक्षकों की स्वायत्तता की बात तो हो गई, पर शिक्षा देने की जो ये पूरी जिम्मेदारी है, ये है किसकी? अक्सर हम देखते हैं माता पिता कहते हैं स्कूल जिम्मेदार, स्कूल वाले कहते हैं घर पर ध्यान नहीं देते। हाँ, ये ब्लेम गेम तो चलता ही रहता है। इस पे प्राउड क्या कहता है? प्राउड इसे एक साझा जिम्मेदारी, एक तरह से टीम वर्क मानता है। ये सिर्फ स्कूल या टीचर का काम नहीं है। अच्छा। इसमें टीचर, माता पिता और पूरा समाज तीनों की बराबर की अहम भूमिका है। तीनों की? हाँ। स्रोत तो साफ इशारा करता है कि कई बार क्या होता है, पेरेंट्स कहते हैं स्कूल में पढ़ाई ठीक नहीं और अपनी जिम्मेदारी से बच निकलते हैं। और दूसरी तरफ कुछ शिक्षक भी हैं जो अपनी निजी स्वार्थों में, ट्यूशन वगैरह में इतने उलझ जाते हैं कि जो उनका सामाजिक कर्तव्य है उसे भूल जाते हैं। तो फिर बच्चों का जो नैतिक विकास है, उनका चरित्र है, उसकी नींव कौन रखेगा? देखिए, पहली जिम्मेदारी तो माता पिता की ही है। घर ही पहली पाठशाला, ये तो हम सब मानते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर किसी वजह से मान लीजिए माता पिता इसमें चूक जाते हैं या उनका अपना व्यवहार ठीक नहीं है, तब ये जिम्मेदारी समाज पर आ जाती है। समाज पर कैसे? कि समाज बच्चों को सही दिशा दिखाए, उन्हें अच्छे संस्कार दे। इसीलिए ये भी कहा गया है कि शिक्षकों का चुनाव बहुत ध्यान से होना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो सिर्फ पढ़ा नहीं रहे, वो समाज के भविष्य को गढ़ रहे हैं। ये पूरा एक इकोसिस्टम है जहां हर हिस्सा, हर पुर्जा महत्वपूर्ण है। शिक्षकों के चुनाव की बात आपने की, तो प्राउड के हिसाब से एक आदर्श शिक्षक में क्या गुण होने चाहिए? क्या सिर्फ डिग्री काफी है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत इस पर बहुत जोर देता है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन जरूरी है, पर वो काफी नहीं है। तो और क्या चाहिए? एक आदर्श शिक्षक को सिर्फ ज्ञानी नहीं होना चाहिए, उसे चरित्रवान होना चाहिए, नैतिक मूल्यों पर चलने वाला होना चाहिए, जिसे स्रोत धर्मनिष्ठ कहता है। समाज की सेवा का भाव हो, निस्वार्थ हो, प्रभावशाली व्यक्तित्व हो, लीडरशिप क्वालिटी हो। उन्हें समाज गुरु कहा गया है। हाँ, समाज गुरु, यानी जो समाज को रास्ता दिखा सकें। इसके लिए एक बड़ा दिलचस्प एक्रोनिम भी है, टीचर। TEACHER। इसके हर अक्षर का एक मतलब है। जी हाँ, वो सूत्र एक तरह से इन सारे गुणों को समेट लेता है। टी यानी ट्रेंड, प्रशिक्षित, सिखाने की कला में माहिर। E एजुकेटेड, शिक्षित। हाँ, विषय का गहरा ज्ञान। A एक्टिव, सक्रिय, फुर्तीला। सी कैरेक्टर, चरित्रवान, अपने काम और बच्चों के प्रति सच्चा। ई एक्सपीरियंस, अनुभवी, जिसे प्रैक्टिकल समझ हो। और R रेगुलैरिटी, नियमित। हाँ, अपने काम के प्रति पाबंद, समर्पित,
ये सिर्फ अक्षर नहीं है, ये एक आइडियल टीचर की पूरी तस्वीर है। ये तो वाकई बहुत ऊंचा मापदंड है। और जरूरी भी है, क्योंकि शिक्षक सिर्फ जानकारी नहीं देते, वो बच्चों के लिए प्रेरणा बनते हैं, रोल मॉडल बनते हैं। सही बात है। इसीलिए स्रोत ये भी कहता है कि शिक्षकों को अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए, ताकि वो बिना आर्थिक चिंता के काम कर सकें, और उन्हें किसी भी तरह की पार्टी पॉलिटिक्स या गुटबाजी से दूर रहना चाहिए, ताकि वो निष्पक्ष रह सकें। बिल्कुल। तभी तो वो अपना बेस्ट दे पाएंगे, जब वो सम्मानित महसूस करेंगे, समर्थ महसूस करेंगे। अब आते हैं शायद सबसे बड़े सवाल पर कि शिक्षा का आखिरी मकसद क्या है? क्या सिर्फ एक अच्छी नौकरी या समाज में स्टेटस पाना? प्राउड का जवाब इससे कहीं ज्यादा गहरा है, कहीं ज्यादा ऊंचा। स्रोत एक बहुत पुराना सूत्र दोहराता है, सा विद्या या विमुक्तेय। सा विद्या या विमुक्तेय, यानी असली विद्या, सच्चा ज्ञान वो है जो मुक्त करे। मुक्ति, ये शब्द सुनने में बहुत बड़ा लगता है। किस चीज से मुक्ति की बात हो रही है यहाँ? हर तरह की तंग सोच से मुक्ति, पूर्वाग्रहों से, अज्ञान से, डर से, सीमाओं से आजादी। और ये सिर्फ दिमागी आजादी नहीं है, तो ये त्रिआयामी विकास है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, तीनों का। अच्छा। शिक्षा का काम सिर्फ दिमाग में इंफॉर्मेशन भरना नहीं है, उसका काम है व्यक्ति की जो सोई हुई क्षमताएं हैं, पोटेंशियल है, उसको जगाना, उसकी चेतना को फैलाना, ताकि उसका व्यक्तित्व पूरी तरह से खिल सके। इस बड़े लक्ष्य को पाने के लिए कुछ दिशा निर्देश भी दिए हैं, एजुकेशन शब्द के हर अक्षर से जोड़कर। ये भी काफी रोचक है। हाँ, ये एक तरह से शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उनका सार है। ई, एक्सपेंशन ऑफ माइंड, मन का विस्तार, ये महसूस करना कि मैं सबसे जुड़ा हूं और सब मुझसे। यू, यूनिवर्सल आउटलुक, सार्वभौम दृष्टिकोण, किसी देश, जाति, धर्म की सीमा से ऊपर उठकर पूरी इंसानियत के बारे में सोचना। सी, कैरेक्टर बिल्डिंग, चरित्र निर्माण, नैतिक रूप से मजबूत बनना। आई, एक्टिव हैबिट्स, सक्रिय आदतें, कर्मठ बनना। टी, ट्रस्ट वर्दिनेस, विश्वसनीयता, भरोसेमंद, जिम्मेदार बनना। आई, आइडिएशन ऑफ सुप्रीम, आध्यात्मिक भाव, जीवन के गहरे अर्थ, परम सत्य से जुड़ने की कोशिश। ओ, ऑमनिशेंट ग्रेस, सर्वग्राही कृपा, सबके लिए करुणा, प्रेम का भाव। एन, नाइस टेम्परामेंट, शांत स्वभाव, संतुलित व्यवहार। और डी का मतलब है डेस्मेप, डिसिप्लिन, एटिकेट, स्मार्टनेस, मोरालिटी, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, अनुशासन, शिष्टाचार, चुस्ती, नैतिकता, अंग्रेजी ज्ञान, उच्चारण, ये व्यावहारिक गुण है। ये तो मतलब इंसान के पूरे व्यक्तित्व को ही बदलने की बात हो गई। बिल्कुल। लक्ष्य ऐसे इंसान तैयार करना है जिनका दिल बड़ा हो, दिमाग खुला हो, चरित्र मजबूत हो, नैतिकता जिनकी पहचान हो, और जिनमें सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, पूरी सृष्टि के लिए प्रेम हो, सम्मान हो। सोचिए अगर हमारी शिक्षा ऐसी हो जाए तो दुनिया कैसी होगी? ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ये जीवन जीने की कला सिखाने का दर्शन है। अब भाषाओं के मुद्दे पर आते हैं। आजकल हम देखते हैं बच्चों पर बहुत छोटी उम्र से कई भाषाएं सीखने का दबाव रहता है। हाँ, बहुत ज्यादा। इस बारे में प्राउड का क्या सुझाव है? यहाँ प्राउड का नजरिया बहुत बैलेंस्ड और प्रैक्टिकल लगता है। स्रोत कहता है कि बच्चों पर शुरू में ही बहुत सारी भाषाओं का बोझ नहीं डालना चाहिए। क्यों? इससे उनकी जो सीखने की नेचुरल प्रक्रिया है वो बाधित हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकता है। बेहतर है कि वो 2 या 3 भाषाओं से शुरू करें। कौन सी भाषाएं? पहली उनकी मातृभाषा, जिसमें वो सोचते हैं, सपने देखते हैं, जिसमें वो खुद को सबसे अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये रोजमर्रा की जिंदगी के लिए, गहरी अभिव्यक्ति के लिए जरूरी है। और दूसरी स्रोत बेसिक संस्कृत का सुझाव देता है। इसका मतलब शायद अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ना और दूसरी भारतीय भाषाओं को समझने में मदद मिलना है। अच्छा, और तीसरी एक विश्व भाषा जैसे अंग्रेजी, जो उन्हें दुनिया से जोड़े, हायर एजुकेशन में मदद करे, एक ग्लोबल सिटीजन बनने में सहायक हो। इसके पीछे लॉजिक क्या है? क्या बाद में और भाषाएं नहीं सीख सकते? बिल्कुल सीख सकते हैं। लॉजिक ये है कि पहले बच्चे के सीखने की क्षमता विकसित हो, उसमें सीखने की इच्छा पैदा हो। एक बार ये नींव मजबूत हो जाए तो आगे चलकर वो जरूरत के हिसाब से और भी भाषाएं आसानी से सीख सकता है। हाँ, ये बात तो सही है। भाषाओं को डर या बोझ बनाने के बजाय उन्हें दुनिया को समझने का एक टूल बनाना चाहिए। यहाँ क्वालिटी क्वांटिटी से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप जरा क्लासरूम के अंदर चलते हैं। छात्र और शिक्षक का रिश्ता कैसा होना चाहिए? क्या बच्चों को डरा धमका कर, दबाव डालकर पढ़ाना सही है, जैसा कि कई बार होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत इसे पूरी तरह से नकारता है।
डराना, धमकाना या किसी भी तरह का प्रेशर डालना ये न सिर्फ बेकार है बल्कि नुकसानदेह भी है। नुकसानदेह कैसे? बच्चा शायद डर के मारे कुछ रट लेगा पर सीखेगा नहीं, समझेगा नहीं। और सबसे बुरा क्या होगा, उसके मन में पढ़ाई के लिए, टीचर के लिए गांठ बन जाएगी, एक नेगेटिविटी आ जाएगी। तो फिर सही तरीका क्या है सिखाने का? सही तरीका है बच्चे के अंदर ज्ञान की जो नेचुरल प्यास है उसे जगाना, उसकी जिज्ञासा को बढ़ाना, उसे सवाल पूछने के लिए प्रेरित करना। ये क्यों होता है, ये कैसे होता है? हाँ। और फिर उस प्यास को बुझाने के लिए सही दिलचस्प तरीकों से ज्ञान देना। छोटे बच्चों को खेल खेल में, गीत संगीत से, कहानियों से सिखाना चाहिए, क्योंकि उनका मन उसी में रमता है। बिल्कुल। और जो युवा हैं उन्हें सिर्फ किताबी बातें नहीं, आदर्शों के साथ साथ जीवन की जो सच्चाइयां हैं उनसे भी रूबरू कराना जरूरी है। और टीचर स्टूडेंट का रिश्ता? वो डर का नहीं होना चाहिए, वो प्रेम का, स्नेह का, आपसी सम्मान का होना चाहिए। टीचर को यह समझना होगा कि जो किशोर है, युवा छात्र है, वो भी मन से बच्चा ही है, उसे प्यार और गाइडेंस की जरूरत है। अगर प्रेम नहीं होगा तो छात्र टीचर से जुड़ नहीं पाएगा, हो सकता है नफरत करने लगे। और हाँ, छात्रों के लिए भी एक सूत्र दिया गया है, स्टूडेंट। हाँ, ये भी बताइए। एस, सेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य बोध, अपनी जिम्मेदारियों को समझना। टी, ट्रूथफुलनेस, सच्चाई, ईमानदारी। यू, यूनिवर्सल आउटलुक, सार्वभौम दृष्टिकोण, खुली सोच। डी, डिसिप्लिनेरियन, अनुशासन प्रिय। ई, एटिकेट, शिष्टाचार, तहजीब। एन, नाइस डिस्पोजिशन, सुंदर स्वभाव, मिलनसार होना। और टी, टैक्टफुल, व्यवहार कुशल, समझदारी से बात करना। तो ये दिखाता है कि छात्रों से भी कुछ उम्मीदें हैं, लेकिन ये सब एक पॉजिटिव और प्रेम वाले माहौल में ही पनप सकती हैं। ये रिश्ता टू वे स्ट्रीट है। एक और बहुत संवेदनशील मुद्दा है राष्ट्रीय शिक्षा बनाम मानव शिक्षा। कई बार हम देखते हैं कि शिक्षा का इस्तेमाल एक खास तरह की राष्ट्रीयता या पहचान को बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए होता है। जी हाँ, ये होता है। इस पर प्रूड का क्या विचार है? प्राउड इस ट्रेंड के खिलाफ बहुत साफ चेतावनी देता है, चाहे वो बहुत आक्रामक किस्म का राष्ट्रवाद हो या अपने ही राज्य या इलाके को सबसे ऊपर मानने की संकीर्ण सोच हो, या फिर मजहब के नाम पर बंटवारा। बिल्कुल, सांप्रदायिकता। ये सारी चीजें बच्चों के खुले दिमाग के लिए जहर की तरह हैं। ये उनकी आजाद सोच को खत्म कर देती हैं, उन्हें प्रेजुडिसेस से, पूर्वाग्रहों से भर देती हैं। तो फिर शिक्षा का दायरा क्या होना चाहिए? किस तरह की शिक्षा हो? दायरा होना चाहिए मानव शिक्षा का। ऐसी शिक्षा जो किसी देश या भूगोल की सीमाओं में न बंधी हो, जो पूरी मानवता के भले की बात करे। मतलब ग्लोबल सिटीजनशिप वाली बात। हाँ, जो बच्चों को सिर्फ एक देश का नागरिक नहीं बल्कि एक जिम्मेदार विश्व नागरिक बनाए। और इसके लिए शोध कहता है शिक्षा में आध्यात्मिकता का पुट होना बहुत जरूरी है। आध्यात्मिकता क्यों? क्योंकि आध्यात्मिकता ही हमें सिखाती है कि हम सब कहीं ना कहीं एक ही परम चेतना के हिस्से हैं, और यही भावना हमें जोड़ती है, यूनिवर्सल वैल्यूज का आधार बनती है। अगर शिक्षा हमें दूसरों से नफरत करना सिखाए या उन्हें छोटा समझना सिखाए तो वो शिक्षा नहीं है, वो कुछ और ही है। सही कहा। तो कुल मिलाकर इन सारी बातों का निचोड़ क्या निकलता है? हम अक्सर किसी की डिग्री देखकर या पद देखकर उसे पढ़ा लिखा या विद्वान मान लेते हैं। हाँ, ये आम धारणा है। लेकिन प्राउड के अनुसार असली शिक्षित या विद्वान होने का मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपनी सोच पर दोबारा विचार करने को कहता है। स्रोत बहुत साफ कहता है कि सिर्फ रट्टा मारकर इम्तिहान पास कर लेना और डिग्री ले लेना ये शिक्षा नहीं है। और ना ही पैसे या पद के दम पर कोई शिक्षित बन जाता है। बिल्कुल नहीं। सच्ची विद्वत्ता के लिए, असली शिक्षा के लिए 4 चीजें बहुत जरूरी हैं। क्या है वो 4 चीजें? पहला, गहराई से पढ़ना। सिर्फ ऊपरी जानकारी नहीं बल्कि अलग अलग विषयों का गंभीर अध्ययन। दूसरा, समझ कर पढ़ना। जो पढ़ा है उसे सिर्फ याद नहीं करना, उसे आत्मसात करना, समझना। तीसरा, याद रखना। पढ़ी और समझी हुई बातों को जरूरत पड़ने पर याद कर पाना। और चौथा और सबसे जरूरी, व्यवहारिक प्रयोग। हाँ, उस ज्ञान का जीवन में, व्यवहार में इस्तेमाल करना। इसका एक उदाहरण भी दिया है स्रोत में, है ना? हाँ, बड़ा अच्छा उदाहरण है। जैसे कोई वकील है, डिग्री ले ली पर कभी प्रैक्टिस की ही नहीं, तो धीरे धीरे वो कानून भूल जाएगा। तो क्या उसे तब भी कानून का विद्वान कहेंगे? शायद नहीं कह सकते। तो असली शिक्षा वो है जो ज्ञान को समझे, याद रखे, जीवन में उतारे और इस्तेमाल करे। ये डिग्रियों के ढेर से कहीं ज्यादा कीमती है। तो अगर हम इस शिक्षा पद्धति की नींव को देखें, इसके फंडामेंटल्स को देखें, तो वो क्या है? किन बुनियादी उसूलों पर ये टिकी है? स्रोत 3 मुख्य बातों पर जोर देता है। पहला, प्रखर वास्तविकता बोध।
इसका क्या मतलब हुआ? मतलब शिक्षा में किसी भी तरह की भावुकता, अंधविश्वास या भेदभाव, जगह, जाति या किसी भी आधार पर इसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। शिक्षा तर्क और विवेक पर आधारित हो। ठीक है। दूसरा, वास्तविक ज्ञान की भूख। शिक्षा का काम है छात्र के मन में ज्ञान की सच्ची प्यास जगाना। छात्र सवाल पूछें, क्यों, कैसे, क्या यही सच है? वो तालिबुल इल्म बने, ज्ञान के सच्चे खोजी। और तीसरा, शिक्षक और छात्र दोनों का मन संतुलित हो, बाहरी प्रभावों से जैसे राजनीतिक दबाव या निजी पूर्वाग्रहों से मुक्त और स्थिर हो, ताकि सीखने सिखाने का जो माहौल है वो शुद्ध रहे। इनके अलावा भी कुछ और पहलू हैं जिन पर ध्यान दिलाया गया है? हाँ, कई और जरूरी बातें हैं, जैसे शिक्षा पद्धति बच्चों की उम्र और उनकी साइकोलॉजी के हिसाब से बननी चाहिए। और परीक्षा ऐसी हो जो सिर्फ रट्टा ना जांचे, बल्कि ये देखे कि छात्र ने थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को कितना समझा है। छात्रों को समाज सेवा, क्रिएटिव कामों से जोड़ा जाए ताकि उनमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आए। और रोजगार का क्या? शिक्षा ऐसी हो कि उसे पूरा करने के बाद छात्र अपनी रोजी रोटी कमा सकें, आजीविका की निश्चितता मिले। और हाँ, शिक्षकों का चयन सिर्फ योग्यता पर नहीं, उनके चरित्र, उनकी निस्वार्थ सेवा भावना पर हो और उन्हें समाज में सम्मान मिले। पाठ्यक्रम के बारे में भी कुछ खास बातें हैं? जी, माध्यमिक स्तर पर मतलब क्लास 8 या 10 के बाद बच्चों की रुचि और योग्यता देखकर उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग, रोजगार दिलाने वाली शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। बिल्कुल। और जो बच्चे टैलेंटेड हैं पर गरीब हैं, उनके लिए स्पेशल इंतजाम हो। और सबसे अहम, पूरा करिकुलम ब्रह्मचक्र और नव्य मानवतावाद, नियो ह्यूमैनिज्म के दर्शन पर आधारित हो। ये क्या है संक्षेप में? ब्रह्मचक्र मतलब सृष्टि का वो सिद्धांत कि सब कुछ एक स्रोत से आता है, विकसित होता है और उसी में मिल जाता है। और नव्य मानवतावाद मतलब सिर्फ इंसानों से नहीं, पूरी सृष्टि से, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं, सबसे प्रेम और सम्मान का भाव। ये तो बहुत ही व्यापक सोच है। हाँ, ये भविष्य की ओर देखने वाला नजरिया है। और आखिर में एक बहुत छोटी लेकिन बहुत शक्तिशाली बात कही गई है। हाँ, और वो सीधे दिल पर लगती है। स्रोत कहता है कि अगर कोई शिक्षक अपने छात्रों के बीच किसी भी तरह का भेदभाव या पक्षपात करता है तो ये एक मारक अपराध है, मतलब एक बहुत ही गंभीर नैतिक गुनाह। ये दिखाता है कि शिक्षक की जिम्मेदारी कितनी बड़ी है और निष्पक्षता कितनी ज्यादा जरूरी है। तो ये थी प्राउड की शिक्षा नीति की एक झलक, एक ऐसी सोच जो रटने और नंबरों के दौर से बहुत बहुत आगे जाती है। हाँ, ये मुक्ति की बात करती है, इंसान के तन, मन, आत्मा के विकास की बात करती है, नैतिक और समर्पित शिक्षकों की बात करती है, दुनिया को एक परिवार मानने वाले नजरिए यानी सार्वभौमिकता की बात करती है, और ज्ञान के प्रति एक गहरी सच्ची मोहब्बत जगाने की बात करती है। बिल्कुल। यकीनन ये शिक्षा के भविष्य के लिए एक बेहद आशावादी, प्रगतिशील और प्रेरणा देने वाली दृष्टि है। निश्चित रूप से इसका मकसद ऐसे इंसान बनाना है जो बैलेंस्ड हों, जिम्मेदार हों, नैतिक हों, ज्ञानी हों, और जो सिर्फ अपनी तरक्की ना देखें बल्कि समाज और दुनिया को बेहतर बनाने में अपना योगदान दे। ये सिर्फ अकादमिक ज्ञान नहीं है। नहीं, ये मूल्यों की शिक्षा है, सार्वभौमिक प्रेम की शिक्षा है और सही मायनों में जीवन जीने की कला सिखाने का प्रयास है। तो आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हुए एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके सोचने के लिए। अगर हमारी शिक्षा व्यवस्था सचमुच मुक्ति, समग्र विकास और सार्वभौमिक कल्याण के इन सिद्धांतों पर चलने लगे, तो सोचिए हमारी आने वाली पीढ़ियां और हमारा समाज कितना बदल सकता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। इस पूरी बातचीत में से कौन सा एक विचार ऐसा लगा जो एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए शिक्षा में सबसे ज्यादा जरूरी है? इस पर विचार कीजिएगा।